बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो हुकूमत ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसमें राउंड अबाउट कुछ ऐसी ख़बरें उन्होंने चला दी हैं कि 300 पाकिस्तानियों को इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार किया जाएगा, उनको पाकिस्तान वापस लाया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इसकी हकीकत क्या है? और दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ केस की जो समाअत हुई उसमें अटार्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब के जो दलाइल थी उस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में अभी तक कुल कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को झूठ बताया गया, जजेस के सामने झूठ कहा गया। सबसे पहले इसी मौजू पे बात करते हैं। अटार्नी जनरल में ये डॉन अखबार की स्टोरी है, उन्होंने ये डिटेल पब्लिश की है और दोनों का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और फिर आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्या कुछ बताया गया। अटार्नी जनरल साहब बताते हैं कि पंजाब में जो 3 MPO है उसके तहत 21 अपराध गिरफ्तार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 141 अपराध गिरफ्तार हैं। सिंध में 172 जुडिशल तहवील में हैं, 345 अपराध गिरफ्तार हुए और 70 रिहा हुए। MPO के तहत 117 अपराध जुडिशल तहवील में हैं, 102 अपराध फौज की तहवील में हैं। फौज की तहवील में इस वक्त अटार्नी जनरल के मुताबिक 102 अपराध हैं। फिर आगे वो बताते हैं कि फौज की तहवील में कोई खातून और कम उम्र नहीं है, कोई सहाफ़ी और वकील फौज की तहवील में नहीं है। खैबर पुख्तनख्वा में 2 बच्चे तहवील में थे। मिलिट्री कस्टडी में एक पर शक था कि वो 18 साल से कम उम्र है, उसका टेस्ट करवा रहे हैं। अगर 18 साल से कम हुआ छोड़ दिया जाएगा। पॉलिसी फैसला है कि बच्चे और ख़वातीन आर्मी के हिरासत में नहीं होंगे। फिर आगे क्या बताते हैं? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सहाफ़ियों से मुतालिक क्या पॉलिसी है। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि 9 मई के वाक़यात पर किसी सहाफ़ी को हिरासत में नहीं रखा गया। वफाकी हुकूमत के सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की कोई पॉलिसी नहीं है। फिर आगे चीफ जस्टिस साहब ने उनको से कहा कि बेंच के अंदर जो जजेस साहिबान बैठे हैं उनको तशवीश है वकला और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के हवाले से। यहाँ पे अटार्नी जनरल साहब बताते हैं कि इस वक्त हुकूमत की ये पॉलिसी है कि वो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रही और न कोई सहाफ़ी हुकूमत के कस्टडी या तहवील में है। अच्छा, अभी अटार्नी जनरल साहब से बसद एहतराम हम ये सवाल कर सकते हैं कि अगर इनके कस्टडी में कोई भी सहाफ़ी नहीं है, कोई भी वकील नहीं है, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के हवाले से हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, तो फिर कौम को ये बताया जाए कि पिछले 44 दिनों से इमरान रियाज़ गायब है और पूरी दुनिया ने देखा कि उनको सियालकोट एयरपोर्ट से पंजाब पुलिस ने उठा लिया। फिर पंजाब पुलिस ने उनको नामालूम अपराध के हवाले कर दिया। वो नामालूम अपराध कौन थे वो तो पंजाब पुलिस ही बेहतर बता सकते हैं। अगर कोई भी सहाफ़ी इनके तहवील में नहीं है तो इमरान रियाज़ किधर है? किसने उठाया था और किसने हैंड ओवर किया था और किसको हैंड ओवर किया था? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्लियर कट झूठ बोला गया। फिर बताते हैं कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कोई पॉलिसी नहीं है। अगर कोई पॉलिसी नहीं है, मोहित पीरज़ादा के ख़िलाफ़ किसने FIR दर्ज किया? साबिर शाकिर के ख़िलाफ़ किसने FIR दर्ज किया? जो दूसरा सईद ख़ान है उनके ख़िलाफ़ किसने FIR दर्ज किया? साबिर शाकिर के घर पे रेड किसने किया? FIR किसने दर्ज की? उनके घर से बकौली पुलिस के कलाशनकोव किसने बरामद किया, अगरचे वो पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है, लंदन में है। अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो अटार्नी जनरल ने किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान के सामने ये बात कही कि न कोई सहाफ़ी गिरफ़्तार है, न किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ हुकूमत ने कोई कार्रवाई की है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, अभी आते हैं यहाँ पे जो एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट जमा कराई और रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि मौजूदा मुल्ज़िमान फ़ौज की हिरासत में मौजूद मुल्ज़िमान नाबालिग बच्चों, सहाफ़ियों और वकला का डेटा शामिल नहीं है।
ताहम 9 मई के वाक़यात में मुलविस ज़ेर हिरासत ख़वातीन का डेटा जमा करवाया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अभी आप सुन ले, 9 मई के वाक़यात में 81 ख़वातीन को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार ख़वातीन में से 42 को ज़मानत पर रिहा किया गया। 9 मई के वाक़यात में मुलविस 39 ख़वातीन इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेलों में कैद हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि MPO के तहत 2258 अफराद की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए गए। 9 मई के तोड़ फोड़ के वाक़यात में 3050 अफराद मुलविस पाए गए। इस वक्त MPO के तहत 21 अफराद जेलों में कैद हैं। इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ 51 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत 1888 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे बताते हैं कि सिर्फ 21 अफराद जेलों में हैं, ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि 21 अफराद जेलों में हैं। फिर आगे वो बताते हैं कि 1888 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 108 मुल्ज़िमान जिस्मानी रिमांड पर और 1247 जुडिशल रिमांड पे हैं। इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत 33 अफराद की शनाख्ती परेड की गई। 500 अफराद को बेगुनाह करार देते हुए रिहा किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत 232 अफराद ज़मानत पर रिहा हैं। फिर आगे बताते हैं कि 247 मुकदमात के तहत 4119 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। क्या किस किस्म का डेटा है? एक जगह बताते हैं 4119 अफराद गिरफ्तार हैं और इसमें 247 मुकदमात हैं। उसके साथ 1888 अफराद इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत गिरफ्तार है। तो दोनों को अगर मिलाया जाए तो ये तकरीबन 6000 के करीब बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो उन्होंने ये डेटा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश किया, लेकिन आप लोग रोज़ाना इमरान खान को सुन रहे हैं। इमरान खान के मुताबिक तकरीबन 10,000 लोगों को उठाया गया है उनके अपने पार्टी के रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो उनके कारकुन और सपोर्टर हैं। यहाँ पे ये बताते हैं तकरीबन 6000, 4000 का फ़र्क है। 4000 किधर हैं, कहाँ रखा गया है? अगर उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं है तो किधर है? इमरान रियाज़ की तरह। इमरान रियाज़ जिस तरह गायब हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं, कोई और चीज़ नहीं, लेकिन उनको 44 दिनों से गायब कर दिया गया है। तो यहाँ पे उनके रिपोर्ट्स और तहरीक इंसाफ के रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इनके रिपोर्ट्स में तकरीबन 6000 तो इन्होंने रिपोर्ट के अंदर बता दिए हैं, लेकिन 4000 लोग किधर हैं? 4000 लोगों के ख़िलाफ़ क्या मुकदमा दर्ज है? अगर नहीं दर्ज तो उनको उठाकर किधर रखा गया है? उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके हवाले से इनसे ज़रूर सवाल करेंगे। अभी आते हैं यहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें चलाई जा रही हैं। मुख्तलिफ़ जो हुकूमती हैंडल है, जो उनके सपोर्टर है, वहाँ से ये बताया जा रहा है कि FIA ने 300 से ज़ायद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके अकाउंट्स का डेटा इकट्ठा किया है। उनका इंटरपोल के ज़रिए उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। देखिए, आपके पाकिस्तान को अगर बचाने वाले लोग हैं तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और जो लोग बाहर दुनिया में रहे हैं उनको ये अंदाज़ा हो सकता है, क्योंकि मैं ख़ुद बाहर दुनिया में रहा हूँ, तो मेरे ख़्याल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ज़्यादा कोई भी बंदा अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। जो मोहब्बत वो लोग करते हैं उसका कोई नामोल बदल नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंतहाई मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क के साथ। यहाँ पे अभी ये बताया जाए कि इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्यों मजबूर किया गया कि उन्होंने सोशल मीडिया पे इन इदारों के ख़िलाफ़ कमेंट्स का सिलसिला शुरू कर दिया। सबसे पहले तो इस पे सोचना चाहिए कि इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किसने मजबूर किया कि उन्होंने ये कमेंट शुरू कर दी। दूसरा, उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ज़्यादातर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो यूरोप और मगरबी दुनिया में रहते हैं, उनमें अक्सरियत तालीम याफ्ता है, उनको कवानीन का पता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये एक ऑस्ट्रेलियन शहरी है, जूलियन असानिज। ये सहाबी थी। विकीलीक्स, आप लोगों को पता है कि इन्होंने अमेरिका की कुछ केबल लीक्स किए थे और बहुत बड़ा एक शोर पूरी दुनिया के अंदर बरपा हुआ था उस वक्त। ये 2010 का वाक़या है। फिर 2012 में अमेरिका इसको गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रहा था। फिर ये इक्वाडोर के एम्बेसी में लंदन में गए, वहाँ पे उन्होंने सियासी पनाह ली, लेकिन 2019 से ये गिरफ़्तार है। 2019 से अमेरिका जैसी ताकत कोशिश कर रही है कि बरतानिया से इनको
अपने अमेरिका मुंतकिल करे और इन दोनों के बीच में मुल्ज़मान को हवालगी का मुआहिदा भी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद बरतानिया की अदालतों में अभी तक इनका केस चल रहा है और अदालती बरतानवी हुकूमत को इजाज़त नहीं दे रही है कि आप इस बंदे को अमेरिका के हवाले करें। तो मगरबी दुनिया के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं उनको आप इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार करके लाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकनॉमिक क्राइसिस है, एक मुश्किल हालात के अंदर पाकिस्तान चल रहा है और ये कौम को ये बताया जा रहा है कि कराची जो पोर्ट है उसको यूएई को 50 मिलियन मतलब बहुत कम कीमत है, $50 मिलियन में आपने उनको 50 साल की लीज़ पर दिया। आप पाकिस्तान के बाकी जो कौमी असासे हैं वो चीन, सऊदी अरब या यूएई, कतर वगैरह को लीज़ पर दे रहे हैं। चलो आप वहाँ से $50 मिलियन ले लें, आप असासे दे रहे, कोई एयरपोर्ट देंगे, कोई एग्रीकल्चर ज़मीन देंगे, कोई बिजली के जो सिस्टम है वो आप देंगे, कुछ और देंगे और उसके बदले में आपको $50 मिलियन मिल गया। परस करें, हम परस करें बात करते हैं, ये $50 मिलियन पे तो एक साल आप ऐश व इशरत करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, आपका मुल्क का सिस्टम चलता रहेगा। एक साल के बाद फिर क्या होगा? आप अगर 50 साल लीज़ पर ये असासी इन ममालिक को देते हैं तो जो बाकी आपके 49 साल बचते हैं फिर आप ज़िंदगी किस तरह गुजारेंगे? देखिए, बेहतर तो यही है कि आप कोई एक मुस्तकिल प्लान बनाए जिसके तहत आप अपने मुल्क को इन मुश्किलात से निकाल सके। क्या इसका हल यही है कि आप कौमी एसेट्स को बेचेंगे जो पाकिस्तानी कौम की असासे हैं? एयरपोर्ट है, ये जो कराची पोर्ट है, बाकी जो चीज़ें ये कौम की हैं, मुल्क की हैं, आप इन चीज़ों को बेच रहे हैं, लीज़ पर बेच रहे हैं, लीज़ पर दे रहे हैं। आप सारे लोग तो पाकिस्तान से निकल जाएंगे क्योंकि आपके सारे असासी बाहर दुनिया के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन इस मुल्क को आप लोग तबाह कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों को चाहिए था कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आते और ये मुश्किलात और ये मसाइल आप हल कर देते। ये इसका हल नहीं है जिस तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं और जिस तरफ आप लोग जा रहे हैं। आप एक ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ पाकिस्तान को धकेल रहे हैं और पाकिस्तान को उस तरफ आप धकेल रहे हैं जहाँ से फिर निकालना भी पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को इस वक्त जो लोग चला रहे हैं उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उनको कोई समझ और बोझ नहीं है कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर आप जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे, जो आईएमएफ के आपके साथ मसला है, क्या मसला है? आईएमएफ अगर आपसे डिमांड कर रहा है कि आप साफ और शफाफ इलेक्शन करें और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए और आप इनकार कर रहे हैं, तो पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़ेगा? क्या एसेट्स, कौम के एसेट्स बेच कर आप आगे बढ़ेंगे? उससे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए तो आपको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको एतमाद में लेना पड़ेगा ताकि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे। आप अपना जो आपका एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इस वक्त आपकी बिजली की यही हालत है कि बिजली नहीं है। इस वक्त जो मैं बैठा हूँ, ये आप हमारा दूसरा जो सोलर सिस्टम है वो चल रहा है। इसी तरह कल भी यही हशर थी कि ईवन के सोलर ने भी काम छोड़ दिया, फिर जनरेटर को हमने लगा ऑन कर दिया। चलो, हमारे घर में तो ये चीज़ें होंगे, लेकिन पाकिस्तान के कितने फ़ीसद लोग हैं जहाँ पे इस किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी? देखिए, आपके कारखाने बंद हैं, आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख लें, आपके लाखों मजदूर इस वक्त फारिग हैं, लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं, आपने पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह कर दिया। तो इसके लिए मेरे ख़्याल में ये हल नहीं है कि आप डंडा उठाएं और लोगों को मारें, लोगों को गिरफ्तार करें, लोगों को जेलों में डालें। ये इसका हल नहीं है, इससे आप नफरती मज़ीद बढ़ा रहे हैं। इसका हल यही है कि आप मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, साफ और शफाफ इलेक्शन होने दे ताकि पाकिस्तानी अपना एक लीडर मुंतखब करके वहाँ पे बिठाए। आपकी मौजूदा क़ियादत पे तो कोई भी एतमाद नहीं कर रहा। आप देख लें, ये जो अभी फ्रांस में वज़ीर आज़म साहब गए हैं, जो मिल रहे हैं, क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है? आईएमएफ से आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? आईएमएफ पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है, सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और आपका एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जिस पे कौम एतमाद करे। तो आखिर में यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ साफ और शफाफ इलेक्शन जल्द अज जल्द करने दे ताकि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए। वरना अगर ये इसी तरह आप चीज़ों को बेचते रहेंगे, लीज़ पर देते रहेंगे, तो आप पाकिस्तान को एक बड़े मुश्किल सूरत हाल में पहुँचा देंगे। थैंक यू वेरी मच।
ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.